हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है। सो स्टूडेंट्स एंड ऑल, हम लोग इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3 चैप्टर लाइट का। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। मैंने एक दिन लेट से अपलोड करा ये वाला पार्ट। क्योंकि मुझे लग रहा था कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैंने एक दिन लेट कराया अपने चैप्टर को अपलोड करने के लिए। राइट बच्चों? तो जैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती है, तुरंत आप लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे और अपनी स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे मेहनत से। राइट? मेहनत से, जिज्ञासा से अपनी स्टडी को और मजबूत करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा कर दीजिए। वीडियोस आती रहेंगी, आ रही हैं और आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। देखिए क्या है इस पार्ट में। बच्चों, आपको पता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है मिरर से होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक तरीके से लेंस से होता है। ठीक है, जब भी मीडियम में चेंज आएगा, क्या आएगा बच्चों? मीडियम में चेंज, यानी कि लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पास से क्या कर जाएगी? बैंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी बच्चों? बैंड करने का मतलब क्या? अपना रास्ता भटक जाएगी। क्यों भटक जाएगी? क्योंकि आपको पता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में कैसी होती है? अलग अलग होती है। स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम में कैसी होगी बच्चों? अलग अलग होगी। इस वजह से हुआ क्या कि लाइट अपना रास्ता भटक जाएगी और बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। क्या? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, देखो कि लाइट आपकी एयर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब भी लाइट आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो अपना रास्ता भटक जाएगी, अदरवाइज वो सीधी सीधी जा रही थी। ठीक है, तो जो रे आपकी सरफेस पे जाके पड़ेगी उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी यानी बैंड कर जाएगी उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर रे है सरफेस के उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। और ऐसे ही देखो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस बार कैपिटल आर आ जाएगा, रिफ्रैक्शन। और एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होता। कभी एंगल आई ज़्यादा होगा, कभी एंगल आर का ज़्यादा होगा। ये हम लेटर ऑन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सभी को थ्योरी क्लियर हो रही है? और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बच्चों, वो बाउंड्री पे होता है, यानी जैसे ही मीडियम में इंटरचेंज आएगा तुरंत आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इस वजह से वो अपना रास्ता भटक जाती है। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा रेयर मीडियम होगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, यानी उतनी ज़्यादा बेंडिंग कैपेसिटी होगी और उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। अभी आप मुझसे पूछेंगे कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, रेयर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। और ऑप्टिकली बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है आपकी। तो एयर आपका ज़्यादा रेयर है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और वाटर आपका ज़्यादा रेयर है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। उल्टा कर दीजिए, बोलो क्या? ग्लास आपका ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और वाटर आपका ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर। देख लीजिए तीनों की जो स्पीड है मैंने आपको लिख के दे रखी है। ये रही एयर की स्पीड आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर की 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बैंड करेगी, यानी कि नॉर्मल के पास से जाएगी। तो इस केस में एंगल आई ग्रेटर होता है एंगल आर से। अगर रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो बैंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इस केस में एंगल आर ग्रेटर होता है एंगल आई से।
ठीक है, देख रहे हैं हम सेकंड वाला केस। और थर्ड केस में क्या होता है बच्चों, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल कर रही है किस पे, एक सरफेस पे, तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो लाइट है वो एक ही बार में पाथ पे आके पड़ जाती है, यानी एक ही बार में आके सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो स्लो डाउन हो जाएगी, बल्किंग होने की वजह से स्लो डाउन हो जाएगी और सारी की सारी एज इट इज पास हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगी। तो थर्ड केस में जब रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मली फॉल करती है, परपेंडिकुलर फॉल करती है सरफेस के ऊपर, देयर विल बी नो बेंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। स्लैब क्या चीज़ होती है जिसमें दो तरफ से आपकी लाइट निकलेगी आपकी ग्लास से। पहले आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से दोबारा एयर में आएगी, यानी दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले फेज में आपकी जो लाइट है वो आपकी एयर से किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो यानी कि वही आपकी क्या होगी, बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, सब कुछ वही है। और दूसरे फेज में क्या होगा, जो आपकी लाइट है वो आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस केस एक है, क्या, जो पहले वाले का रिफ्रैक्शन है वो अगले वाले का इंसिडेंस बन जाएगा, और जो दूसरे वाले का जो रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा। यानी कि जो लाइट आपकी ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। वैसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते थे, अब इमर्जेंट रे बोलते हैं। और जो एंगल बनाएगी इमर्जेंट रे किसके साथ, नॉर्मल के साथ, उसे बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द शिफ्ट ऑफ द इंसिडेंट रे विद द इमर्जेंट रे। देखो बेटा, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो आपकी जो रे है वो सीधा सीधा जाती है, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट रे होती, पर ग्लास स्लैब आने की वजह से जो रे है वो आपकी इमर्जेंट रे बन गई है। तो जो डिफरेंस है किस में, आपके बोलो रेस के पाथ में, उसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए सही बच्चे? आगे चलते हैं, सबको थ्योरी क्लियर हो रही है। और जो आपका रिफ्रैक्शन है किसका, थ्रू द ग्लास स्लैब, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना शिफ्ट होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट आपकी परपेंडिकुलर फॉल करती है सरफेस पे, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, क्योंकि सारी की सारी रे ऑफ लाइट एक ही बार में फॉल कर जाती है सरफेस पे, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाएगी। और जब वो स्लो डाउन हो जाएगी तो लाइट एज इट इज़ आपके पास हो जाएगी, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। नाउ बच्चों, अगला टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो तीन इफेक्ट हम लोग अपने केस में पढ़ते हैं बच्चों। कौन कौन से, अ स्टिक पार्शली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। ये जो तरीका है वो आपका बचपन में आपने क्या करा होगा, एक पेंसिल ली होगी और पेंसिल को आपने ग्लास ऑफ वाटर, जो आपका एक ग्लास ऑफ वाटर है उसमें भर के पेंसिल डाली होगी, तो उसमें आपको जो पेंसिल जब बाहर से देखोगे तो आपको टूटी टूटी सी नज़र आएगी। ऐसी आपको स्टिक जो आप पानी में देंगे तो वो आपको बेंट नज़र आएगी वाटर सरफेस पे। देखिए पहली वाली फिगर, इसमें यही चीज़ हो रही है कि आपको जो एक्चुअल पोजीशन है स्टिक की वो तो ओ है, पर आपको जो स्टिक है वो ओ डैश पर नज़र आ रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेस से दो रेज जाएंगी और वो बेंड कर जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, कहाँ के मिलेंगी, पीछे आके मीट करेंगी बच्चों वो। जब वो पीछे आके मीट करेंगे तो ओ डैश पर मीट करेंगे और वहाँ आपको इमेज दिखाई देगी, यानी आपको उठी हुई दिखाई देगी। एंड ऑब्जेक्ट अंडर वाटर अपीयर टू बी रेस्ड। एक जो सिक्का है जो बेस पे पड़ा है वो भी आपको कहाँ नज़र आ रहा है बच्चों, उठा हुआ नज़र आ रहा है ऊपर, राइट। वो भी आपको रिफ्रैक्शन की वजह से, क्यों, क्योंकि देखिए दो रेज आपके बेस से आ रही हैं, बेंड कर रही हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जहाँ पे आपकी आंख दिखाई दे रही है आई, तो वो आई पे जाके तो मीट करेगी नहीं, पीछे वर्चुअली आके मीट करेगी, और जहाँ पे मीट करेगी वहाँ बन जाएगी इमेज ऑफ द कॉइन। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज।
ठीक है। ये पूल ऑफ वाटर है। अभी जैसे हमने स्विमिंग पूल देखते हैं हम लोग, हमें बाहर से तो गहराई कम नज़र आती है, पर जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आता है, कभी कभी सभी बच्चों को पता होगा। तो पता है वो किस वजह से होता है, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बेस से 2 रेज जाएंगी, बैंड कर जाएंगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आगे जाके तो मीट करेंगे नहीं, कहाँ जाके मीट करेंगे, वहीं पीछे आके मीट करेंगे वर्चुअली, और जहाँ वर्चुअली आके मीट करेंगे वहाँ बन जाएगी बच्चों इमेज, ठीक है। इसके बाद आपका नया टॉपिक आता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 लॉ होते हैं इसके, ठीक। पहला लॉ बिल्कुल सेम है, कौन सा, को बताओ जल्दी। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक चेंज आएगा, वहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। सेकेंड लॉ को बच्चों एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है ये, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी है तो उन्हें ये साइन समझ में नहीं आ रहा होगा। बच्चों ये जो साइन है ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जो आप ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ेंगे अपने चैप्टर मैथ्स 8 में, ठीक है, CBSE के बच्चे। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो बच्चों हमेशा कांस्टेंट होता है। वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे डिनोट करते हैं n। अब बहुत जल्दी से बच्चे मुझसे पूछने वाले हैं कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब विच गिव द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, यानी एक मीडियम लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है उसकी बेंडिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी डेंसिटी के ऊपर। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बेंडिंग कैपेसिटी होगी, या बोल सकते हो उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बच्चों कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आपका 2 टाइप का होता है, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों मतलब ये है कि इसमें कोई भी 2 मीडियम हो सकते हैं, पर इसमें एयर नहीं होगा, एयर और वैक्यूम नहीं होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक ना एक मीडियम कौन सा होना ज़रूरी है, आपका एयर या फिर वैक्यूम होना ज़रूरी है, ठीक है। एयर या वैक्यूम किस में होता है, आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में नहीं होता। तो 2 मीडियम सपोज करो, आपसे किसी ने पूछा कि आपके पास 2 मीडियम है, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा डेंसर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो बेटा कम डेंसर है, ठीक है, समझ गए। अगर 2 मीडियम की डेंसिटी सेम है, अगर 2 मीडियम की डेंसिटी सेम है तो वो ऑप्टिकली सेम है, यानी उनके अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, उनके अंदर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधी पास हो जाएगी बच्चों, समझ गए। अगर 2 मीडियम की डेंसिटी सेम है, ऑप्टिकली डेंसिटी सेम है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब कैसे इसे लिखते हैं बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, 1n2 इज इक्वल टू v1/v2। 1n2 का मतलब या 2n1 का मतलब होता है बच्चों लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में गई और 2 मीडियम से 1 मीडियम में आई, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका v1/v2 और v2/v1, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर 2n1 है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, और आपको दूसरे का निकालना है पहले के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर दो बच्चों, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो। रेसिप्रोकेट करने का मतलब है उल्टा कर दो। अगर आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है वाटर के रिस्पेक्ट में, और आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि उल्टा कर दूंगा उससे, तो उसका भी क्या आ जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, उल्टा करके। नाउ तो बेटा ये जो आपका पार्ट नंबर 3 है हम लोग यहीं तक ही कवर करेंगे इसे, क्योंकि अगला पार्ट आपका लेंस का स्टार्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो,
लेंस का जो आपका पार्ट है वो रहेगा बेटा पार्ट नंबर 4, वो मैं सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और आपको जिसे भी लेंस कवर करने हो वो अपने बिल्कुल सेपरेट पार्ट पे कवर कर लेगा, राइट। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। जैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती है आप लोग इस पार्ट को पूरा करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पार्ट को पूरा करेंगे, 5 बच्चों को शेयर करेंगे, चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, 5 जनों को शेयर करना मत भूलना, ताकि सागर सर की इजी कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाएँ। मैथ, साइंस, रीजनिंग नाउ 9, 10th, 11th एंड 12th। तो सागर बंसल सर अब 11th और 12th मैथ्स में पढ़ाने लगे हैं, सभी बच्चों में शेयर कर दो, नो कन्फ्यूज़न एट ऑल। 9, 10th, 11th एंड 12th, 9, 10th मैथ्स एंड साइंस एंड रीजनिंग, 11th एंड 12th मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को शेयर कर दो, हर जगह फैला दो कि सागर सर के साथ ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को मजबूत करें। टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हैव जिज्ञासा एंड ऑल द बेस्ट।